हेलो, वेलकम इन फ्री एजुकेशन जर्नी। आज हम प्रकाश के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि पिछले क्लास में हमने क्लास 2 या हमारा क्लास है, और क्लास 1 में हमने पढ़ा था प्रकाश के बारे में, और प्रकाश के परावर्तन तक पढ़ने के बाद हमने उसको छोड़ दिया था। तो उसके आगे की क्लास आज हम करते हैं। आपका कोई रिस्पॉन्ड पिछले क्लास का आपने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया, ताकि मुझे पता चल सके कि क्या क्या समस्याएं रह गई थी हमारे क्लास में। तो आज आपसे उम्मीद यही है कि कुछ कमेंट करें, ताकि पता चले कि हमारे क्लासेज में किसी प्रकार का कोई दिक्कत रहता है कि नहीं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा चैनल जल्द से जल्द ग्रो कर जाए। तो थैंक्स आप लोगों को जुड़ने के लिए। और हम यहाँ पे पढ़ते हैं प्रकाश के बारे में। आगे की कड़ी को स्टार्ट करते हुए आज हम शुरू करते हैं। दर्पण के बारे में हमने पढ़ा था। दर्पण के बारे में हमने नहीं पढ़ा था, तो आज हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। और यहीं से हम आज के टॉपिक की शुरुआत करेंगे। गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण इसको कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है स्फेरिकल मिरर। हिंदी मीन्स मैं रिवर्स बोलता हूँ, तो आप थोड़ा भी परेशान न हो कि हिंदी इंग्लिश में क्या बोल रहा हूँ। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? तो गोलीय दर्पण वह खोखले गोले का भाग होता है जिस भाग से उसको काट कर बनाया गया होता है। तो यह मान लेते हैं यह दर्पण का एक गोली भाग है, जिस गोल भाग के इतने को काट दिया गया है, इतने को काट दिया गया है। और हमेशा पेंट जो होता है सो दाएं तरफ से किया रहता है, और बाएं तरफ जो होता है सो परावर्तक सतह होता है। तो हमने क्या किया है, दाएं तरफ से रचित कर दिया है और बाएं तरफ से परावर्तक सतह बना दिया है। और इस एक गोले के भाग को काट लिया है, और इसके केंद्र को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप गौर कीजिए, इस चीज को समझने का कोशिश कीजिए। समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो हमसे संपर्क कीजिए। तो इस तरह से दो प्रकार के दर्पण का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। एक ऐसे दर्पण का निर्माण हो रहा है जो ऐसा है और उसका वक्रता केंद्र यहाँ पर है। वक्रता केंद्र को और दर्पण को मिलाने वाली रेखा को जो कहा जाता है सो प्रधान अक्ष कहा जाता, मतलब मुख्य अक्ष कहा जाता है, प्रधान अक्ष कहा जाता है। और एक जो दर्पण बनेगा सो इस प्रकार का दर्पण बनेगा, जिसमें यह अंदर से रचित है, जैसा कि उसमें रचित था उसी तरह से। और यह सिल्वर कोटिंग किया जाता है, ताकि यह रिफ्लेक्ट ज्यादा से ज्यादा लाइटों को रिफ्लेक्ट कर सके। और इसका जो होता है सो वक्रता केंद्र पीछे होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका वक्रता केंद्र पीछे होता है। और इसको जहाँ पे दर्पण पर यह प्रतिच्छेद करती है उसे पी यानी पोल कहा जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं सो ध्रुव कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं तो पोल कहते हैं। और इसको सी को कहा जाता है वक्रता त्रिज्या कहा जाता है हिंदी में। और इंग्लिश में क्या कहा जाता है आप जान रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। तो यहाँ पे दोनों जगह वही बात है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको कहा जाता है सो ध्रुव कहा जाता है। तो आपकी वही बात रही कि यह पी जो है सो ध्रुव को रिप्रेजेंट करता है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करता है। वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट करें, समझ में आ रहा है कि नहीं यह भी बताएं। तो मैं अब एक बनाता हूँ, फिर से वही दर्पण को बनाता हूँ। पेन अच्छा ले लेता हूँ जिससे ज्यादा अच्छा और बढ़िया इमेज बन सके। बढ़िया नजर लग गया। इस पैड पे लिखने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यह स्मूथ होता है इसका सरफेस, तो लिखने में थोड़ा सा परेशानी होता है। डिजिटल वैसा बोर्ड नहीं है जैसा बोर्ड होना चाहिए। तो यह हमारा जो है सो टैबलेट है, तो टैबलेट पे लिखने में थोड़ा सा परेशानी होता है। तो यह हमारा पी हो गया, यह हमारा वक्रता त्रिज्या हो गया। तो इस चीज में समझना है कहाँ पे क्या होता है, यह ध्रुव है। तो अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हो, मुख्य अक्ष में यानी सीपी के समांतर आ रही हो, यानी यह एक प्रकाश किरण है जो ए से शुरू हुआ है और बी पर आकर टकराया है, यानी यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ए बी जो है सो पैरेलल है सीपी के। तो इस प्रकार से जब पैरेलल गुजरती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद जिस जगह से होकर गुजरती है
उस जगह को, उस बिंदु को एफ कहा जाता है, यानी फोकस कहा जाता है। उसको फोकस कहा जाता है, यानी फोकस कहा जाता है, फोकस ही कहा जाता है इंग्लिश में भी। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ध्यान इस बात को रखना है कि फोकस यानी इस फोकस से पी के बीच की दूरी को, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि एफ हमेशा आर का आधा ही होता है, एफ बराबर r/2 होता है, जिस चीज को भी हम साबित करेंगे अपने प्रयोगों और परीक्षणों। फिर से मैं उसी तरह की इमेज को मैं बनाता हूँ यहाँ पे और समझाने का कोशिश करता हूँ। पुल बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो परेशान नहीं होना है। फिर वही समस्या, वही घड़ी आई है जो डिस्टर्ब करती है बार बार, कभी कभी डिस्टर्ब कर देती है। चलिए, तो यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं वैसा ही एक दर्पण बनाता हूँ, दर्पण बना दिया। अब मान लेते हैं कि कोई, यह मुख्य अक्ष है हमारा P है, और यहाँ पे हमारा C है। अब मान लेता हूँ कि कोई प्रकाश किरण आ रहा है और वह ध्रुव के पास, ध्रुव पर ही जाके टकराता है, तो उसका परावर्तन कहाँ होता है? तो उसका परावर्तन इस प्रकार से होता है, और यहाँ पे I और यहाँ पे R बनाता है, और इसमें क्या होता है कि I और R आपस में बराबर होता है। इन चीजों को समझना है, इन चीजों को देखना है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं पेन फिर से उजला लेने का कोशिश किया और ले भी लिया। अब मान लेते हैं कि केस हमारा थर्ड है। अभी तक ये केस हमारा टू था, और केस वन हमने यहाँ पे पढ़ा था, केस वन था। अब मान लेता हूँ कि ऐसा है, इसमें बाहर से वैसे ही रचित किया हुआ है, दर्पण के बाहर से, और यह जो है सो मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब यहाँ पे मुख्य अक्ष है हमारा P है, और ये हमारा C है। अब मान लेता हूँ कि कोई दर्पण से के C बिंदु पर होकर आपतित होती हो, तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह क्या होगी? तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी अगर ऐसी प्रकाश किरण आ रही है तो ऐसी हो जाती है, ऐसी आ रही है तो ऐसे गुजरती है, और अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो फोकस से होकर गुजरती है। और हमने यहाँ पे बताया तो वैसा दर्पण जिसके परावर्तक सतह उभरा हो से उत्तल दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उत्तल दर्पण कहा जाता है। और जिसका परावर्तक सतह गहरा हो, यानी अंदर के तरफ हो, उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। इस चीज को भी मैंने बताया था पिछले क्लास में, शायद याद नहीं है। और इसको इंग्लिश में कहा जाता है कन्वेक्स मिरर कहा जाता है, और इसको कहा जाता है कनकेव मिरर कहा जाता है। तो कन्वेक्स और कनकेव मिरर के बारे में हमने बताया, और क्या बोल रहा था, कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में बताया। यहाँ पे वीडियो में आप कन्वेक्स और कनकेव नहीं देख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं आगे बताऊंगा तो उस चीज को क्लियरिफाई कर दूंगा। तो ये 3 कंडीशन हमने समझा। अब बात करते हैं कि अगर अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इन चीजों को जानते हैं। तो यह हमारा दर्पण है, इस दर्पण का यह प्रधान अक्ष है, यहाँ पर C है। कोई अनंत पर वस्तु रखी हुई है तो प्रकाश किरण परावर्तित होगी, B बिंदु पर मान लेता हूँ परावर्तित हो रही है, और यह गुजरेगी कहाँ से होकर? तो F से गुजरेगी। तो इसका वस्तु कहाँ रहेगा? तो इसका वस्तु कहाँ है? तो वस्तु है अनंत पर। तो प्रतिबिंब यानी इमेज कहाँ बनेगा? तो इमेज कहाँ बनेगा? तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है? F पर, फोकस पर बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है। और ध्यान देंगे
छोटा बन रहा है। ध्यान देंगे अगर दर्पण के इस तरफ अगर इमेज बन रहा है तो वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। पीछे बनेगा तो काल्पनिक होगा, तो वास्तविक है। और इस तरफ होता है तो वह जो होता है सो उल्टा भी होता है, क्योंकि वास्तविक वह इस तरफ नहीं नीचे के तरफ अगर बन रहा है इमेज, यानी यह नीचे के तरफ आ रहा है तो उल्टा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा है तो सीधा होगा। तो यह हमारा फर्स्ट कंडीशन था, जिस कंडीशन को हमने यहाँ पे देखा। सेकेंड कंडीशन की मैं बात करूं तो अगर अगर वस्तु वस्तु अनंत एवं एवं वक्रता केंद्र के बीच हो, केंद्र के बीच हो, तो अब कंडीशन है कि वस्तु बीच हो। कहाँ रखा? तो यह हमारा दर्पण था। अब हमने इसके इमेज को कहाँ रख दिया? तो इसके इमेज को, यह हमारा P है, यह हमारा C है। अब हमने इमेज को कहाँ रख दिया? तो इमेज को रख दिया इस दोनों के बीच में, इस जगह पे रखा। तो यहाँ से परावर्तित होगी, परावर्तित होकर F से होकर गुजर जाएगी, और दूसरी प्रकाश किरण हमेशा C से गुजरती है, ऐसे। तो इस प्रकार से यहाँ पर इमेज बनता है। अगर इसका नाम है AB तो इसका नाम हो जाता है B' A' हो जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो इसका जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति, वैसा ही मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि वस्तु कहाँ है। तो वस्तु C एवं अनंत के बीच है, अनंत के बीच है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो C एवं F के बीच, ये F है हमारा, तो F के बीच बन रहा है। और क्या हो रहा है? तो उल्टा बन रहा है। और क्या हो रहा है? वास्तविक बन रहा है। और क्या हो रहा है? वस्तु से छोटा बन रहा है, वस्तु से छोटा बनता है, छोटा। तो आपको ध्यान रखना है इन चीजों को। अगर मैं आगे बात करूं कि मैं ऐसा एक दर्पण बनाया और इस दर्पण पे मैं वस्तु को कहाँ पे रख रहा हूं, आप देखें। फर्स्ट टाइम मैं कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा हूँ इस पे, तो थोड़ा सा समझने में आपको हो सकता है अक्षर की लिखावट या ग्राफ, मतलब ये कंस्ट्रक्शन और ये फिगर समझ में ना आए, तो इस चीज के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो पहला जो होता है सी से गुजरता है, दूसरा मतलब एफ से गुजरता है, दूसरा सी से गुजरता है। तो आप देखें कि जिस हाइट का ये वस्तु था उसी हाइट का इमेज बन रहा है। तो वस्तु कहाँ था? वस्तु कहाँ था? तो वस्तु सी पर था, सी पर। और प्रतिबिंब कहाँ बना? तो प्रतिबिंब भी सी पर बना। कैसा बना? तो बराबर बना, वस्तु के बराबर बना। उल्टा तो बनेगा ही बनेगा, और वास्तविक भी बनेगा ही बनेगा, तो वास्तविक बना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे वस्तु को रखने पर इसका प्रतिबिंब कैसा बना। अगर मैं बात करूं कि इसी वक्त इसी अवतल दर्पण पर ही वस्तु को मैं केंद्र और F के बीच में उठा के यहाँ पे रख दूं, तो इसका इमेज कैसा बनेगा? तो आप देख सकते हैं पहला फोकस से होकर हमेशा गुजरता है और दूसरा C से होकर गुजरता है, और ये कहीं ना कहीं अनंत पर जाके इस जगह पे ऐसे करके कहीं ना कहीं जाके टकरा जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका इमेज कहाँ पे बन रहा है। तो इसका इमेज आप देख सकते हैं। वस्तु कहाँ है? तो वस्तु है कहाँ पे? तो C एवं F के बीच है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? तो C एवं अनंत के बीच बन रहा है, अनंत के बीच बन रहा है। कैसा बन रहा है? तो उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, और बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो ये बात यहाँ पे हो गई। अब मैं बात करूं कि अब मैं उसी दर्पण पे वस्तु को और नजदीक ले आता हूँ, और नजदीक लाके मैं उसको ले आता हूँ एफ पर वस्तु को डाल देता हूँ। एफ पर अगर वस्तु को डाल दिया तो यहाँ से दर्पण से टकरा कर एफ से होकर गुजरेगा, दूसरा इससे सी से होकर गुजरेगा, और आप देख पा रहे हैं कि यह समांतर रेखा बनकर आगे बढ़ते हुए चली जा रही है। इसका कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वस्तु कहाँ पर था? तो वस्तु एफ पर था, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब इसका अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत ही बड़ा बनेगा, बहुत ही बड़ा बनेगा।
और कैसा बनेगा, उल्टा तो बनेगा ही बनेगा और वास्तविक भी बनेगा। तो यह बात मैं बताया। अब मैं लास्ट इस चीजों के बारे में बताता हूं कि अगर वस्तु को मैं उठाया यहाँ से और उठा के मैं वस्तु को रख दिया, ये F है और F और P के बीच में वस्तु को रख दिया इस जगह पे, तो टकराएगा, टकरा के F से गुजरेगा। इस चीज को थोड़ा सा टकरा के F से गुजरेगा, और दूसरा अगर मान लेता हूं यहाँ पे C है तो दूसरा C से गुजरेगा। यह बाहर की तरफ जाने पर फैलते जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पीछे जाके यह टकराया होगा, लगा होगा, लग रहा होगा कि टकरा रहा है। तो इसका इमेज कैसा बनता है, इन चीजों को देखिए। ये C था, ये वस्तु इधर है लेकिन लग रहा पीछे कहीं पे टकरा रहा। तो यह वस्तु कहाँ पर है, तो वस्तु है F एवं P के बीच है। प्रतिबिंब का बात करें तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, तो दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। मैं बताया हूँ कि इधर बने तो सीधा वास्तविक और सीधा उल्टा, और इधर बने तो काल्पनिक और सीधा। तो पीछे बन रहा है तो काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा। और एक चीज तो आपको मैं बताया हूँ, दिखने से पता चल रहा है, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो इस तरह से हमने आज आपको अवतल दर्पण के बारे में बताया कि अवतल दर्पण में कब कहाँ पे कैसे वस्तु का रहने पर प्रतिबिंब उसका कहाँ पर बनता है। इसमें किसी भी प्रकार की समस्या रही हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, मैं उसका अच्छे से निदान करूंगा। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, गुड नाइट।